हेलो स्टूडेंट, निशांस क्लासेस की ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हेलो स्टूडेंट, दिस इज नवीन बरोदिया, बायोलॉजी फैकल्टी ऑफ निशांस क्लासेस, कोटा, राजस्थान। आज हम चैप्टर 22 लेंगे, यूनिट 6 का मानव का पाचन तंत्र। इस चैप्टर में हम लोग निम्न चीज़ों का अध्ययन करेंगे। पहला है पाचन तंत्र क्या होता है, भोजन का पाचन किस तरह से होता है, फिर पचे हुए भोजन का अवशोषण, उसका स्वांगीकरण और उसका बहिक्षेपण कैसे होता है, और पाचन से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं कुछ उनका हम लोग इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लेते हैं कि पाचन किसे कहते हैं। जो जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं उनको सरल और अवशोषण योग्य पदार्थों में बदलना, लेकिन एंजाइमेटिक जल अपघटन के द्वारा, उसे ही पाचन या डाइजेशन कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए। भोजन में उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थों को एंजाइमेटिक जल अपघटन के द्वारा सरल व अवशोषण योग्य कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करने की क्रिया को ही पाचन कहते हैं। हम लोग भोजन में बहुत सारे पदार्थों को ग्रहण करते हैं जो जटिल होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इसके अलावा कुछ विटामिन्स और मिनरल्स भी हम लोग खाने के तौर पर लेते हैं। तो ये जटिल पदार्थ होते हैं, इनको हम लोग ऐसे की ऐसे ही पाचन में उपयोग नहीं कर सकते या इनका पाचन नहीं कर सकते। इसीलिए पाचन की क्रिया में इनको तोड़कर एक सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। हमारे शरीर में पाचन की क्रिया जिस तंत्र के अंतर्गत आती है उसे हम लोग पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र का निर्माण दो अंगों या दो भागों से मिलकर होता है। पहला है एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल, और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यानी कि पाचक ग्रंथियां। तो यहाँ आहार नाल की संरचना में हम लोग देखेंगे कि आहार नाल जो है यह मुख से गुदा तक फैली रहती है, यानी कि हमारी शरीर के संपूर्ण लंबाई में आहार नाल उपस्थित होती है। इसकी लंबाई जो है वह जीवित और मृत होने के बाद अलग अलग प्रकार की होती है। जीवित अवस्था में इसकी लंबाई 4 से 5 मीटर होती है, लेकिन मृत अवस्था में कनेक्टिव टिश्यूज वगैरह टूट जाने से यह शिथिलन होकर लंबी हो जाती है। इसलिए मृत अवस्था में आहार नाल की लंबाई 7 से 8 मीटर होती है। अब आहार नाल के कुछ भाग आते हैं, मुख्य भाग, जो कौन कौन से हैं देखिए यहाँ पर। आहार नाल का प्रमुख मुख्य भाग होता है मुख, उसके बाद पीछे मुख गुहिका, मुख गुहिका के अंदर दांत, तालू, जीभ और लार ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। इसके बाद आता है ग्रसनी भाग जिसको फेरिंग्स बोलते हैं, ग्रसिका, ईसोफेगस, इसके बाद अमाशय, इसके बाद आंत्र। आंत्र हमारी दो भागों में बटी होती है, छोटी आंत्र और बड़ी आंत्र, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत्र के 3 भाग होते हैं। पहला है ग्रहणी यानी डुओडिनम बोलते हैं, सेकंड मध्यांत्र जेजुनम, और थर्ड है इलियम यानी शुद्रांत। उसके बाद जो बड़ी आंत आती है यानी लार्ज इंटेस्टाइन, इसको 4 भागों में बांटा गया है, सीकम, कोलम, रेक्टम और एनस। इसके बाद पाचन तंत्र का दूसरा भाग आता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यानी पाचक ग्रंथियां। पहली ग्रंथि है लार ग्रंथि यानी सलाइवरी ग्लैंड्स। ये 3 प्रकार की होती है। पहला है पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड जिसको कर्ण पूर्व ग्रंथि कहते हैं। दूसरी है सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं, जिसको हिंदी में अधोजंब ग्रंथि कहेंगे। थर्ड है सब लिंगुअल यानी अधोजीव्या ग्रंथि। ये 3 प्रकार की लार ग्रंथियां हमारे पाचन तंत्र में पाई जाती हैं। सलाइवरी ग्लैंड की 3 प्रकार होते हैं। उसके बाद दूसरी ग्रंथि है लीवर या यकृत, और थर्ड है पैनक्रियाज या अग्नाशय। ये 3 प्रकार की ग्रंथियां पूरे पाचन तंत्र में पाचन में सहायक होती हैं। तो यहाँ पर हम लोग पाचन तंत्र का पहला भाग यानी फर्स्ट टॉपिक जो लेते हैं वो है एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल, जिसके एक एक भाग को हम
वन बाय वन स्टडी करेंगे। इसका पहला भाग जो है वो है मुख। आहार का पहला भाग है मुख। मुख जो है ये एक क्षैतिज दरारनुमा छिद्र होता है जो ऊपरी होठ और निचली होठों से घिरा रहता है, इसे ही हम लोग मुख कहते हैं। इसके बाद सेकंड भाग आता है मुख से अंदर जब हम लोग जाते हैं अंदर की ओर तो मुख एक मुख गुहिका में खुलता है जो कि एक छोटा सा चेंबर या गुहा होती है जिसके अंदर दांत, तालु, जीभ और लार ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। मुख जो है वो मुख गुहिका के अंदर ही खुलता है। मुख गुहिका जो है उसके अंदर जो मैंने भी बोले वो निम्न अंग पाए जाते हैं। एक चीज याद रखिए, जो मुख गुहिका है तो अपने जो होंठ है और दांत है इन दोनों के बीच में जो दरारनुमा संरचना होती है उसे हम लोग बकल वेस्टिब्यूल या मुख प्रघाण कहते हैं। यानी होंठ और दांतों के बीच तथा गालों के बीच जो दरारनुमा स्थान होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख प्रघाण बोलते हैं। फिर मुख गुहा जो है अंदर की ओर, एक चीज और याद रखना यहां पर, मुख जो है वो ऊपरी और निचली जबड़ा दोनों से घिरा रहता है। ठीक है, तो मुख गुहा के अंदर जो संरचनाएं पाई गई थी उन संरचनाओं का हम अध्ययन करेंगे। मुख गुहा के अंदर पहली संरचना जो थी वो है तालु। मुख गुहा के अंदर पहली संरचना आती है तालु। तालु यानी पैलेट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। यह हमारी जो मुख गुहिका होती है इसमें ऊपरी जबड़े में ऊपरी जो सतह होती है उसके अंदर पाए जाते हैं जो एक लाइनिंग नुमा संरचना होती है, छोटी छोटी सी उभरी हुई लाइनिंग्स होती हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं तालु, कठोर तालु और कोमल तालु। कठोर तालु जो होते हैं वो लाइनिंग के रूप में ऊपर उभरे रहते हैं जो कि मैक्सिला तथा पेलेटाइन अस्थि का बना होता है। ये जो कठोर तालु हैं ये उभरे हुए इसीलिए होते हैं क्योंकि ये मैक्सिला और पेलेटाइन हड्डी से बने होते हैं। इन जो उभार हैं इनको हम लोग पेलेटाइन रग या तालु वालिया कहते हैं। याद रखिएगा इसको, इन उभारों को तालु वालिया कहते हैं या इंग्लिश में पेलेटाइन रग कहा जाता है। क्योंकि इनका कार्य क्या है कि जो मुख गुहा में भोजन जब हम लोग चबाते हैं तो इसको फिसलने से रोकने का कार्य करते हैं तालु। इसीलिए मांसाहारी जो भी प्राणी हैं उनके अंदर कठोर तालु ज्यादा विकसित होते हैं। दूसरे प्रकार के तालु हैं जिन्हें कोमल तालु या सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। यह कठोर तालु के पीछे वाले भाग में पीछे की ओर स्थित होते हैं और यह संयोजी ऊतक और अनैच्छिक पेशियों के बने होते हैं। यह तालु पीछे की ओर ग्रसनी और ग्रसिका के मध्य जहां पर दोनों जुड़ते हैं वहां पर एक उभार के रूप में एक संरचना बनाता है जिसे कि हम लोग तालु गंटिका कहते हैं या अधिजीव्या, इंग्लिश में इसको ओव्यूला कहा जाता है। इसके बाद मुख गुहिका के अंदर हम लोग दूसरी संरचना का अध्ययन करते हैं, वो दांत या टीथ। इनकी उत्पत्ति एक्टोमीजोडर्मल होती है। हमारे जो मानव है इनके अंदर जो दांत होते हैं वो मैक्सिला और मैंडिबल अस्थि से जुड़े रहते हैं गड्ढों के अंदर। तो ये ह्यूमन टीथ होते हैं। मनुष्य के दांत जो है वो विषम दंती यानी कि हेट्रोडोंट और डाइफियोडोंट होते हैं यानी कि द्विबार दंती। विषम दंती इसलिए बोला जाता है कि हमारे इंसानों के दांत जो है वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, और द्विबार दंती इसलिए कहते हैं कि कुछ दांत जो है वो दोबारा टूटने के बाद दोबारा उगते हैं, इसलिए इनको द्विबार दंती कहते हैं। तो ये दो शब्द याद रखिएगा कि मनुष्य के जो दांत होते हैं वो विषम दंती यानी विभिन्न प्रकार के तथा द्विबार दंती डाइफियोडोंट यानी दोबारा उगते हैं, इसलिए इनको डाइफियोडोंट कहते हैं। यहां पर डेंटल फॉर्मूला यानी दंत का सूत्र दिया हुआ है। ऊपर वाला है बच्चों में दंत सूत्र जो होता है वो ये होता है। इंसाइजर होते हैं जिनको कि हम लोग बोलते हैं, मैं भी इनका फुल फॉर्म बताऊंगा। इंसाइजर यानी कृंतक इनको बोला जाता है। आई से इसको डिनोट करते हैं। जो ऊपरी जबड़े में निचली जबड़े में दो होते हैं। ये जो फॉर्मूला है
मैं बताऊंगा किस तरह से बनता है। अब ये देख लीजिए, ये हमारा दांत का फॉर्मूला है। बच्चों में पहला इंसाइजर यानी कृंतक दो होते हैं, ऊपरी निचले जबड़े में। फिर कैनाइन, जिनको कि हम लोग बोलते हैं रत्नक, जो कि एक एक ऊपर और नीचे होते हैं। उसके बाद प्री मोलर, जिनको कि हम लोग बोलते हैं अग्र चवर्णक, जो भी दो होते हैं, लेकिन बच्चों में ये अनुपस्थित होते हैं। फिर आते हैं मोलर। मोलर यानी कि चवर्णक होते हैं, जो कि बच्चों में दो ऊपर और दो नीचे होते हैं। तो इस प्रकार से इन दांतों की संख्या 20 होती है टोटल। बच्चों में स्टार्टिंग में दांतों की संख्या 20 होती है। उसके बाद वयस्क व्यक्ति में दे रखा 28 और वयस्क मानव के अंदर दे रखा 32। एक वयस्क मानव के अंदर टोटल दांतों की संख्या 32 हो जाती है। इस लेक्चर में हमने ये दंत सूत्र देखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि दंत सूत्र जो है वो बनता कैसे है और इनमें उपस्थित जो 4 प्रकार के दांत हैं उनके कार्य क्या होते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू देन।